चिराग सफल सांसद है। 2025 के बिहार विधानसभा इलेक्शंस में क्या एनडीए मैं मंत्री भी हूं तो उसके नाते भी मेरा तो चिराग पासवान के साथ खेलेगा कि नीतीश कुमार के साथ करिए ना, खाली भुलाइएगा मत। गलत खेलेगा? यह काफी कुछ सोचने की समस्या है और सोचने का विषय बन गया है, क्योंकि अब समय नजदीक है। अब बहुत सारी चीजें किए जा रहे हैं। हर अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने कार्यकर्ता अपने अपने मजबूत इरादे के साथ अपनी पार्टी को बढ़ाने चढ़ाने में लगी हुई है। एक दूसरे को प्रताड़ित भी कर रही है, एक दूसरे को पक्ष विपक्ष को भी घेर रही है। लेकिन इन सारी चीजों को लेकर करके बिहार विधानसभा में जो अभी इलेक्शंस होने वाले, उसमें जीत की प्रचंड भूमिका उसी की रहेगी जिसमें दम होगा, जिसमें दमखम होगा और जो कोई दिखा पाएगा कि मैं कुछ करने वाला हूं। अब इसको लेकर के आती है कि अगर एनडीए को भरोसा है कि चिराग के बदौलत हम जीत पाएंगे तो कितनी सीट चिराग को दे पाएंगे, यह भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। बट जिस तरह से अगर हम देखें कि चिराग की लोकप्रियता बढ़ रही है, डे बाय डे उनकी लोकप्रियता में चार चांद लग रहा है। और खास करके देखा जाए तो मोदी का जो विश्वास है, मोदी का जो पसंदीदा अगर बिहार में कोई नेता है तो चिराग पासवान उभरते हुए दिख रहे हैं। उनके बदौलत बहुत कुछ उम्मीदें लगाए पड़े हैं और खास करके एक बीजेपी का भरोसा हो गया है, एक बीजेपी का विश्वास भी बन गया है कि अगर बिहार में क्लिक करना है तो हमारे साथ अगर कोई युवा नेता है तो चिराग पासवान है, वो टक्कर दे सकता है। क्योंकि तेजस्वी जिस तरह से बिहार में अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने प्रचंड भूमिका के रूप में रहते हैं, वह एक कांटे की टक्कर हो सकता है। अगर युवा को हराना है तो युवा को ही उतारना होगा। और दो युवाओं में जो युद्ध देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं चिराग और तेजस्वी को देखने को मिलेगा। और इसी को लेकर करके सीटों के बंटवारा पर कई सारी बातें हो रही है, कई सारे पक्ष और विपक्ष अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं। इसमें भी पार्टी में भी कई सारी ऐसे चीजें डिमांडेड हुई है और क्या क्या हुई है, आज सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और मैं कुछ बहुत सारा चीज़ें ऐसे तथ्य रखूंगा जिसमें आप भी समझ पाएंगे कि क्या क्या मुद्दा होने वाला है और क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाला है, ऐसी क्या क्या समस्याएं आएगी और ऐसे क्या क्या विश्वास कितना बढ़ेगा। हर चीज़ों को लेकर करके हम मुद्दे करने वाले हैं। सबसे पहले बात किया जाए कि चिराग जिस तरह से अपनी स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे हैं, अपने 100% स्ट्राइक रेट का जलवा मेंटेन कर रहे हैं, यह काफ़ी कारगर है और काफ़ी एक लोकप्रियता की मिसाल है। और अपने इस लोकप्रियता की मिसाल में वह आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से बिहार में लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, उसमें 5 से 5 सीटें लाना, अपने 100% को रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। और इसी की वजह से उनकी लोकप्रियता चार चांद लग गया है। दूसरी बात अगर करें तो झारखंड को लेकर के, झारखंड में उन्होंने करीब 25-30 सीटों की डिमांड की थी, बट वो न मिल पाया था और कई सारे अटकलें हुई थी। बट उन्हें एक सीट मिला और एक सीट पर क्लिक कर दिए। इससे भी कहा जाता है कि उनके 100% की जो स्ट्राइक रेट है वो मेंटेन रही है। बट हमारा दावा कुछ अलग है, हम कुछ अलग बात करने वाले हैं कि आप किस तरह के 100% स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, अगर एक इंस्टीट्यूट ए है और एक इंस्टीट्यूट बी है, एक इंस्टीट्यूट में 100 लड़के पढ़ते हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट में 10 लड़के हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। और 100 में से 90 या समझो कि आप 50 लड़कन अगर आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं, यानी 50% अगर देखा जाए तो स्ट्राइक रेट है। और यहाँ 10 में से अगर 10 सेलेक्ट हुए तो 10% स्ट्राइक रेट है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अगर हुए हैं तो बिहार में टीम ए से हुई है, यानी 50 सिलेक्शन हुए हैं। तो स्ट्राइक रेट डिपेंड करता है कि आप कितने सीट पे स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनडीए को ये समझ होगी, बिहार में इस तरह का चीज़ें और देखने को मिलता है। और बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि स्ट्राइक अगर मेंटेन करना 100% तो कितनी सीटों पे की जा रही है, ये काफ़ी कुछ सोचने का विषय है। क्योंकि 5 सीटों में से 5 सीटें क्लिक करना, यह ज़रूरी नहीं है कि आप यू आर द चैंपियन, यू आर द टॉपर ऑफ द दिस परफॉर्मेंस।
डिपेंड करता है कि वो 5 सीटें आपको कैसे मिली। जैसे अगर आई एम अ टीचर, मैंने 5 सीटें जो सेलेक्ट की है, जो मैंने 5 स्टूडेंट सेलेक्ट किया और उसको मैं ट्रेंड कर रहा हूं, अगर पांचों IITian हो गए और पांचों सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्रैक कर जाते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि मैं 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन करता हूं, मेरे स्टूडेंट केवल IAS के लिए बने। ऐसा बिल्कुल सोच गलत है, ऐसी मानसिकता भी गलत है। इस मानसिकता से आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो गलत माइंड में जो बिलीफ डेवलप करते हैं, गलत फॉल्स इमेजेस डेवलप करते हैं, उससे बचना चाहिए। 100% की बात होती है कि किसमें से कितना करते हैं। अगर मैंने सीट खुद सेलेक्ट किया, स्टूडेंट खुद सेलेक्ट किया और तब मेंटेन कर रहे हैं, तब कोई बात तो हम कह ही नहीं सकते। 100% स्ट्राइक भी करते हैं तो उसमें कोई लंबी छलांग की बात नहीं होती है। हाँ, अगर मुझे ऐसे स्टूडेंट दे 5, आप जो भी उठा करके दे दो 5, अगर मैं उसको 5 जो मैंने दिए हो, या अगर आप 20 दिए उसमें से मैंने 5 ले लिया, अगर उसमें से अगर मैंने 100% मेंटेन कर दिया, तो आई एम द चैंपियन, आई एम द क्रिएटर, आई एम द पावरफुल, एंड दैट इज द डेस्टिनी, आई एम द लिविंग द लाइफ ऑफ हेवन। एंड मैं कुछ बदल सकता हूं, मैं बिहार को एक नए लेवल पे ले जा सकता हूं, मैं एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता हूं। क्या यही दमखम चिराग में देखने को मिलता है? क्या जो 5 सीटें से जीती हैं, जो 5 सीटें पे क्लिक किया 100% स्ट्राइक रेट, वो उनका अपना ही गढ़ था कि कोई दूसरे के गढ़ में जाकर के सेंध मारा? ये सारी चीजें अपने आप में चुनौतियां हैं, अपने आप में एक सोच है, क्योंकि वो 5 सीटों जहां जहां पर लड़े, कहीं ना कहीं वो खुद एक जगह पर अपने आप थे ही, कई सालों से 2014 से मेंटेन किए हुए हैं। उसके पिता भी हाजीपुर से मेंटेन किए हुए हैं, जमुई मेंटेन किए हुए हैं, ऐसे ऐसे उनके और भी प्रत्याशी हैं, वो सब मेंटेन किए हुए हैं अपने अपने जगहों को। तो वहां से क्लिक करना, मैं ये नहीं कह सकता, मेरी बुद्धि इतनी नहीं कहती कि 100% स्ट्राइक रेट के पास वो 4 चांद लगा सकते हैं। और बिहार में जो होने वाले आगामी चुनाव को लेकर करके जिस तरह से सीटों की बंटवारा चल रही है, तो एक बात क्लियर होकर के निकलती है। एक लोकसभा में 4-5 विधानसभा की सीटें होती है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 25-30 के आसपास सीट मिलना तो तय है। अब डिपेंड करता है कि आगे सीट किससे दिया जाए और किस तरह से भरोसा किया जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको लेकर के भी हम कभी कभी दांव लगाते हैं, क्योंकि हमारे अगर इंस्टीट्यूट में कोई ऐसे अगर टीचर आ जाता है जिसके बदौलत लगता है कि यह सक्सेसफुल, इसके बाद अगर कोई टीच करता है तो स्टूडेंट का लेवल नेक्स्ट लेवल तक हो जाता है, तो ऐसे लोगों के साथ हम कहते हैं ना कि एक तरह से उसको ट्राई करते हैं और एक तरह से उसमें प्रारूप करके देखते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हैं, दाव खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टीचर पर मुझे भरोसा है कि ये कैसे भी स्टूडेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। एंड दैट इज हाउ चिराग पासवान कैन डू और नॉट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस सिनारियो। और ये 8-9 महीनों में ये बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, और क्या क्या चीज़ें चेंज होने को होगा, ये सब कुछ दाव पेच चल रहा है। फिलहाल आप लोग किस तरह से इस चीज़ों को ले पा रहे हैं, किस तरह से आपके मन में विचारें कौंध रही कि ऐसा कुछ होने वाला है और ये क्लिक कर देंगे, ऐसी क्या क्या घटनाएं हो सकती है, आप धीरे धीरे और डिटेल में समझने की कोशिश करें। क्योंकि जो चीज़ें दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। ये सब सारी चीज़ें ऐसी ही बात है। तो उसमें लेकर करके अगर हम देखें तो 25-30 सीटें मिल जाती है। लेकिन हम बात करते हैं कि 25 सीटें के बाद अगर हम और सीट देंगे तो कौन कौन सीट देंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमेशा जेडीयू 150 सीटों के पास उतरती रहती है। तो 243 में से 150 अगर जेडीयू ले लेती है और बीजेपी अगर 100 सीटें ले लेती है तो 250 सीट तो इन्हीं लोग का हो जाता। तो फिर किस तरह से रामविलास पासवान यानी लोकपा यानी चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेगी? है तो 243 सीट। अब किधर से सीट काटना है, किधर से सीट काटना है और इसमें ऐड करना है, यानी 250 सीट तो अगर इन लोग ही खड़े हो जाते तो फिर सीट कहाँ से मिलती है। अब आती है मुद्दे सीट की असली खेल को समझिए। तो 5 सीटें यानी 25-25 ये जो सीट कंफर्म हो गया कि वो सब सारे सीट उनको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से उनके दावे काफ़ी मजबूत दिखते हैं, उनके इरादे काफ़ी मजबूत दिखते हैं, उनका अपना गढ़ है, उनका अपना एक एरिया है और अभी लोकप्रियता भी एक हाई लेवल का है और उनका जोश भी एकदम हाई है। तो उसको ले करके अगर वो 25 सीटें तो क्लियर हो जाती है, बाकी की सीटें हम कहाँ दें।
तो यहाँ पर आता है कि हम या तो जेडीयू से खींचेंगे या तो बीजेपी से खींचेंगे, यही दो हमारा कंपोनेंट है जिससे हम खींच करके चिराग तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, अमित शाह का कंट्रीब्यूशन रहेगा। ऐसे दिग्गज नेताएं बैठेंगे और मिल करके माथापच्ची करके एक फाइनल डिसीजन लेकर के वो सीट निकालेंगे। उसमें सबसे बड़ी जो सीटें उभर के आएगी, जो जेडीयू जहां पर बिहार में जो सीटें क्लिक नहीं कर पा रही है, वहां पर आरजेडी के जहां जहां दबदबा है वहां पर वो जेडीयू क्लिक नहीं कर पा रही, तो वो सीटें देने की कोशिश करेंगे। वहां से 4-5 सीटें निकल करके आ सकती है। जहां पर बीजेपी भी अपना गढ़ मजबूत किया, वो तो सीटें नहीं देंगे। जहां पर बीजेपी वो नहीं जीत पा रही है, जहां पर वो आरजेडी कनेक्ट कर रही है, जहां पर तेजस्वी की अगर सेना है वहां पर वो क्लिक कर रही है, तो वहां पर वो सीटें 4-5 सीटें निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे 5 सीटें इधर 5 सीटें इधर निकाल करके 10 सीटें और निकाल सकते हैं। यानी 40 सीटों का ही आंकड़ा समझ में आ रहा है। मुझे तो 40 सीट की ही आंकड़ा समझ में आ रहा है। अगर प्लस माइनस अगर 5 कर दे तो या 35 से 45 के बीच जा सकता है। बाकी आप क्या क्या सोचते हैं उसको और समझने की कोशिश करते हैं कि यही सीटें क्यों देना चाहिए, और उन पे इतना भरोसा भी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर उनको 45 सीट मिल जाते हैं और 45 में से 40 क्लिक कर दें तो ये कोई दो राय नहीं होगी। ये कहना अनुचित होगा कि वो एक नेशनल लीडर नहीं है, एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और बिहार के उभरते हुए सितारे नहीं है। अगर देखा जाए तो उनके बाद फिर हाथ में लड्डू ही लड्डू होंगे और उनकी जो रिकॉर्ड जीत होगी और उस तरह से नाम होगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार में नहीं पूरे भारत में उनकी आवाज़ें गूंजेगी और हर तरह से पूरे देश की भी मीडिया आएगी और उनसे यही पूछेगी हाउ आपने कैसे क्लिक किया, आपने 45 से 40 को कैसे सफल बनाया। कई सारे इंटरनेशनल नेशनल लेवल के इंटरव्यू होंगे, यानी उनकी लोकप्रियता तो इस कदर बढ़ेगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। और डिमांड भी यही होगी कि आने वाले सीएम इन्हीं को चुना जाए। तो ऐसे कई सारे अटकलें हो सकती है, बट वो सारी भविष्य है। लेकिन वर्तमान यही है कि हम किस बेसिस पे काम करते हैं और कैसे चीज़ें को क्लिक कर पाते हैं और किस तरह से भूमिका निकल के आती है। क्योंकि बिहार में अभी भी अशिक्षा है, बिहार में अभी भी बदहाली है, बिहार में अभी भी सारी प्रॉब्लम्स है, बिहार में अभी भी गरीबी है, बिहार में अभी भी भूखमरी है, बिहार में हर कुछ अभी भी प्रॉब्लम्स चल रहा है। और वही प्रॉब्लम्स की वजह से अगर हम वोट दे पाएंगे तो कैसे दे पाएंगे, कैसे क्लिक कर पाएंगे, यह अपने आप में एक सोचनीय है। और वो सीट को लेकर के भी एक काफ़ी मामला फंसा हुआ है कि कैसे दे। अगर हम आते हैं पास्ट रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं तो जिस तरह से रामविलास पासवान अपना दमखम दिखाते थे, उनके पिता जिस तरह से दमखम दिखाते थे और 2000 में अपने पार्टी जनता दल से अलग होकर के लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना किया था। उस पार्टी की स्थापना करने के बाद बहुत मशक्कत किए थे और बहुत कुछ उन्हें लगा था कि अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन उतनी नहीं चल पा रही थी। तब उन्होंने कोलैबोरेशन किया, कभी नीतीश के साथ कोलैबोरेशन किया तो कभी लालू के साथ कोलैबोरेशन किया तो कभी बीजेपी के साथ। इस तरह से वो अपने पार्टी को बदलते रहे और उसमें कई बार उनका अप्स डाउन देखने को मिला। लेकिन अगर देखा जाए तो उनको जो सबसे बड़ा जो चुनौती मिला था, सबसे बड़ी जो जीत मिली थी जब पार्टी संगठित कर दिए थे 2000 में, उसके बाद 2005 में उनको सबसे ज़्यादा सीट मिली थी और वो सीटें 29 सीट मिली थी और वही सबसे ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो हाईएस्ट है। उसके बाद ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड कभी नहीं मिला है रामविलास पासवान को। और उस समय हमें लगता है कि चिराग पासवान बच्चे होंगे, स्कूलिंग्स कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और अब चीज़ें जब बदलती है तब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। लेकिन 2005 के बाद अगर 2010 की बात करें, उस समय स्थितियां और भी खराब हो गई थी। लग रहा था कि चिराग ही केवल चल रहा है और जो लोक जनशक्ति की पार्टी है धीरे धीरे डूब रही है। मैंने स्थितियां खराब हो गया। 2010 में से 75 सीट मिले थे उनको क्लिक करने के लिए, लेकिन 75 में से मात्र 3 सीट ही ले पाए थे। उस समय वो आरजेडी के साथ हो गए थे और आरजेडी के साथ बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि उन्हें भविष्य निधि कहा जाता था और उस तरह से अपने भविष्य को देख करके अपनी गद्दी को संभाल लेते थे, समझ में आता था। इसलिए रामविलास एक डिफरेंट स्टाइल में अपने वोट परसेंटेज को देखते थे और यही सब उनका कारण था जो में हार हुए। उसके पीछे अगर देखा जाए 2005 में वो सबसे ज़्यादा जो वोट लाए थे, 29 वोट लाए थे, उसमें उन्होंने जो मांगे रखी थी वो बहुत बड़ा पेचीदा मांग था। उसको लेकर के बहुत सारी पार्टियां आपस में चरमरा गई थी, क्योंकि वह मुसलमानों को सपोर्ट में थे, मुसलमानों को एज ए मंत्री के रूप में चाहते थे। इसको लेकर के मामला खराब हुआ था और 2010 में उनको पूरी पटकनी खानी पड़ी थी, यानी 3 सीटों पर सिमट के रह गई थी। अगर 2015 की बात करें, फिर उन्हें 42 सीटों के लिए मौका मिला, लेकिन 42 सीट में से वो 2 ही सीट जीत पाए थे। अब देखिए स्थितियाँ खराब ही खराब हो रही है।
जा रही है, बद से बदतर हो जा रही है। उस समय 2011 में चिराग पासवान अपनी नई फिल्म प्रमोशंस के लिए लगे हुए थे, कहो मिले ना मिले दोबारा कर करके वो अपनी शूटिंग में थे और अपने चार चांद में लगे हुए थे, लेकिन वहाँ भी उनको ज़्यादा कुछ लोकप्रियता नहीं मिल रही थी। अब इनकी रामविलास की पार्टी पूरी तरह से चरमरा रही थी, डूब रही थी, स्थितियां मैंने कहते हैं खराब हो रही थी, मात्र 2 सीटों पर सिमट के रह गई थी। अब लगा कि अब रामविलास पासवान को कि अब हमारा वर्चस्व धीरे धीरे जा रहा है हमारा, और इसमें कुछ कैसे क्या क्या करें, किस तरह की रणनीतियां अपनाएं। तब 2014 में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया और 2015 के बाद से वह कुछ अच्छे काम करने लगे और बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश करे। फिर बीजेपी से आए और फिर भी वहाँ पर भी वो ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 2020 में मात्र उन्हें 1 सीटें मिली थी और सब कुछ खत्म हो गया था। और उनके बाद उनके पिता रामविलास पासवान का निधन भी हो गया था, तो और चीज़ें चरमरा गई थी। जो कुछ भी बचा था सब कुछ एकदम ऑन द वे रोड पे आ गया था, यानी सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अपने चिराग ने अपने दमखम अंदाज में अपनी पारियां खेली, अपने विश्वास को जताया और पूरी तरह से भरोसा दिलाया प्रधानमंत्री मोदी को कि चाहे दुनिया ऐसी की तैसी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। और तब से वह इस गठबंधन के साथ हैं। आज 4 साल करीब करीब होने जा रहे हैं, उस इरादे के साथ जुड़े हैं। कई लोग उन्हें तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन उनका विजन क्लियर है, उनका मिशन क्लियर है और गोल भी क्लियर है, इसलिए वो साथ देंगे। और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं तो उस तरह से भी देखने को मिलता है, वो डायरेक्टली कहते हैं मुझे कोई मंत्री का पद का लोभ नहीं है। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जिस तरह से जो मुझे आज्ञा दे, मैं उनका हनुमान भक्त बस उस दिशा में बहता रहूँगा। अब यहाँ पर इस पास्ट रिकॉर्ड सुनने के बाद, देखने के बाद आपके मन में किस तरह की बौखलाहट होती है, क्या क्या समझ आता है कि क्या होना चाहिए। अब जो सीटों का बंटवारा को लेकर के जो हमने बात किया था, अब क्या क्या आपके मन में विचार कौंध रहे, अब शेयर करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा कि अब कितना सीट देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने जो आंकड़ा रखा था 35 से 45 के बीच, दिस इज द बेस्ट आंकड़ा मैंने रखा है। बाकी ऐसे पार्टी जो तय करेगी, पार्टी हाईकमान जो है आपस में डिस्कशन करेगी, कितने सीट दे पाएगी और कितना भरोसा दिला पाएगी, ये सब कुछ चिराग पर निर्भर करता है। क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, चमत्कारिक पारी नहीं है। और इस केवल लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन करना, 5 सीटों को मेंटेन करना भी बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। इसको लेकर करके क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पे सारे दांव खेल जाएंगे या उनका विश्वास जीता पाएंगे, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगी जो चिराग पासवान ने उन पर विश्वास जताया है या हर तरह से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्या उस वजह से एक ट्रम्प कार्ड की तरह बिहार में हर चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ऐसे कई सारे रणनीतियाँ बन रही है, ऐसे कई सारे माहौल बन रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक कहते हैं ना मजे हुए तो खिलाड़ी हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ओल्ड होते जा रहे हैं। और अब मामला है यहाँ पर युवा का, और युवा को ही सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा था और इस वजह से नीतीश थोड़ा सा वीक पड़ जा रहे हैं। और कई सालों से वो काम भी कर रहे हैं, 20 सालों से अपनी जगहों को मेंटेन किए हैं, तो लोगों को मन में एक नया चेहरा भी कहीं ना कहीं खिलखिला रहा है, नया चेहरा देखने की उत्सुकता है और नई तरह से विकास की उम्मीद है, तो शायद नए चेहरा भी देख सकते हैं। तो इसको लेकर करके एक कटाच बनी हुई है और वो कटाच में चिराग और तेजस्वी एक फायर मोड में दिखने वाले हैं। बाकी आप अपने कमेंट जारी रखें, आपके मन में ऐसी कौन सी विचारें कौंध रही है। मैंने हर चीज़ों को धरातल पर, पटल पर आपके सामने ऐसे ही रखा है और आगे भी ऐसे ही रखते रहूँगा। और जिस तरह की जो मुद्दे हैं आप तक शेयर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें।